जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। उत्तराखंड के प्रश्न जो हमारे चल रहे थे पुराने परीक्षाओं पे, उसका ये छठवां भाग है U6। पहला प्रश्न आपके सामने है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। यह पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर आपके सामने है, भजन सिंह सिंह ने। ये उपनाम जैसा रहता है, ठीक है। ये गढ़वाली और हिंदी भाषाओं के जानकार थे, ठीक है ना। और इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित है। आपको ये याद रखना है, एक अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी किताब होती है, उसमें इनका नाम अंकित है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंडी कबीर नाम से किसे जानते हैं? उत्तराखंडी कबीर नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये जानते हैं हम भजन सिंह सिंह को, ठीक है, क्योंकि ये भजन सिंह सिंह की बात आ गई थी, तो यहाँ पर एक पॉइंट और क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंडी कबीर के नाम से इन्हीं को जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप जानते भी होंगे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? आपको पता है उत्तराखंड में जब ये वन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था, उससे पहले क्या था कि यहाँ पे एक प्राकृतिक तौर पे जंगलों पर जो ग्रामीण लोग थे उनका अधिकार होता था। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने दोहन करना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे एक्ट बनाए जहाँ पर लोगों का अधिकार धीरे धीरे करके समाप्ति कर दिया और अपना एकल अधिकार जमा लिया, ठीक है। तो इसको लेकर कई सारे संघर्ष हुए। एक संघर्ष जब हुए तो एक पराकाष्ठा आ गई, उसकी सीमा आ गई। उसके बाद क्या हुआ, तो एक फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया 13 अप्रैल 1921। इसी कमेटी का जो परिणाम था, वो परिणाम क्या था? बाद में वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, 10 साल बाद इसका परिणाम स्वरूप उसकी अनुशंसा पर ये आपका वन पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं परीक्षा में कि किस आयोग की अनुशंसा पर वन पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। तो फिर वन पंचायत के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वन पंचायत की बात आई तो वनों से संबंधित एक संगठन और बना, कुमाऊं परिषद। अंग्रेजी में कहेंगे कुमाऊं एसोसिएशन। ये 1916 में वनों के संबंध में सरकारी नीति के विरोध और जबरन श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। मैंने आपको पहले बताया था कई सारे आंदोलन चलते रहे, कई सारे झड़पें होती रही, तो इसी के तहत एक परिषद, कुमाऊं परिषद बनाई गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का नाम आता है। वो किताब का नाम क्या है? द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमाऊं। ये किताब 1922 में जीबी पंत द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसमें पूरा वर्णन किया गया था इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न है, डिबेटिंग क्लब। प्रश्न आया था, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई है? बाकी हमारे ने पूरे फैक्ट यहाँ पर लिख दिए। जब आप किसी चीज़ को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बेहतर बैठती है और सही तरह से आपके दिमाग में अन्य चीज़ों के साथ जुड़ती है, लिंक होती है। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये एक अल्मोड़ा में एक बुद्धि वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। बुद्धि वल्लभ पंत जी जो थे बचपन से ही काफ़ी मतलब अच्छे, उनकी बुद्धि और बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी थी। और तो जब बाद में बुद्धि वल्लभ पंत जी बड़े हुए, इन्होंने फिर अपने अध्ययन वगैरह किया, तो इन्होंने क्या किया, ये क्योंकि एक चिंतक भी थे, एक चिंतक भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि आधुनिक सभ्यता की दौड़ में कुमाऊं पिछड़ न जाए, इसके समाधान के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रबुद्ध जनों को, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, प्रबुद्ध जनों को एकत्र कर 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब नामक संस्था की स्थापना की। इसकी बैठकों में कुमाऊं की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं एवं उनके समाधान खोजने पर विचार विमर्श किया जाता था। जैसे हमें क्लब बनाते हैं ना, वहाँ पर हम बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं अलग अलग। तो वही काम इन्होंने भी किया था, ठीक है, डिबेटिंग क्लब। आगे बढ़ते हैं। गणदेश पत्रिका ये किसने निकाली थी? ये कोटद्वार से निकली थी और कृपाराम मिश्र द्वारा निकाली गई थी 1926 में। आपको पता है पत्रकारिता के इतिहास में हम पढ़ते हैं अलग अलग पत्रकारिता, कुमाऊं अखबार, अल्मोड़ा अखबार से लेकर ये आपका गणदेश पत्रिका से लेकर, समता से लेकर बहुत सारे अखबार निकले थे, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ है। तो अब इससे हमें दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार पत्रिकाएं जो है महत्वपूर्ण है, ये लगभग लगभग हर पेपर में आती हैं, ठीक है। तो आपको सारी पत्रिकाओं को याद रखना है, खासतौर पर उनका सन, उनका संस्थापक कौन था और मोटा मोटा उसके बारे में उसका कोई खास मकसद था तो नहीं करके। अच्छा, उसके बाद आपका छठवां प्रश्न है जो आपके सामने है, वो है आपका कोटद्वार किस नदी के किनारे है? आप सबको पता होगा, कोटद्वार के निवासियों को पता होगा, कोटद्वार जो है खो नदी के किनारे पर है। और इसका पहले जो भूतपूर्व इसका नाम हुआ था ना, वो इसको खोद्वार भी कहते थे।
खो नदी के किनारे होने की वजह से इसको खो द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न अगला पॉइंट इसी में है, कोट द्वार में सिद्धबली मंदिर भी है, बहुत फेमस चीज़ है। ठीक है ना, और कोट द्वार में क्या है, चरख डांडा, आपको याद रखना है। इसको हिंदी इसको चरख डांडा मतलब एक पर्वत श्रृंखला है, शिखर है, डांडा मतलब पहाड़ की होता है। तो चरकन्या शिखर भी यहाँ पर है आपका कोट द्वार में, पौड़ी में। ये महर्षि चरक का निवास स्थान इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पौड़ी आया तो पौड़ी से एक चीज़ और याद आती है, बुखाल मेला। बुखाल मेला क्या होता है, ये यहाँ पर ना कालिका माता का मंदिर है, तो इसमें बलि लगती है। तो इसमें पौड़ी में भैंस और ये होता कहाँ है, बुखाल मेला पौड़ी में। और इसमें होता क्या है आपका, ये आपका भैंस और बकरे की बलि दी जाती है। तो ये थली सैंण में कालिका माता का मंदिर है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, फकीरा सिंह चौहान ये कौन थे, जौनसारी गायक है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जौनसार जाति से संबंधित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, गोरखनाथ की धूनी चंपावत के तल्लदेश क्षेत्र में, चंपावत का एक सुदूर क्षेत्र है, तल्लदेश क्षेत्र में स्थापित गोरखनाथ धाम के अंदर है। वहाँ पर गोरखनाथ धाम है, उसी के अंदर गोरखनाथ की धूनी। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब उपचुनाव हो रहे थे, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, उपचुनाव शुरू होने से पहले सीएम धामी जी यहाँ गए थे। देखिए कई सारे बुग्याल पर्वत, चोटियाँ, गुफाएं, मंदिर वो इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ वर्तमान की समसामयिक घटनाएं हुई होती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ गए हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। कभी किसी रूप में परीक्षा में आ जाता तो फिर हम कहेंगे यार इतनी सारी गुफाएं हैं या मंदिर है, क्या जो पढ़ें। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्पेशली हाईलाइट करके लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी ब्रिटिश गढ़वाल के डाडा मंडी में 1940 में प्रथम बैठक हुई थी। तो अब जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आया तो एक पॉइंट और जरूरी हो जाता है जानना कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन थे, प्रताप सिंह नेगी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था। ये प्रश्न आता है, किसको माना था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने गुमानी पंथ को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भविष्य बद्री मंदिर कहाँ है। ठीक है, अब आपको पता है हमारे पास पंच बद्री हैं, वैसे सप्त बद्री भी कहते हैं लेकिन मेन हमारा पंच बद्री है। पंच बद्री आपका आदि बद्री हो गया, भविष्य बद्री हो गया, योग ध्यान बद्री हो गया। ठीक है ना, तो ये इस तरह से पंच बद्री हैं। अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऐसे जैसे आपके सामने पंच बद्री ये भविष्य बद्री आया तो आपको क्या करना है, 5 के 5 बद्री को अपने दिमाग में रिकॉल करना है, दिमाग पर जोर डालना है। जैसे आप भूले तुरंत किताब खोल के देखना, यही होता है वैज्ञानिक तरह से रिवर्स रिवीजन। ठीक है, तो भविष्य बद्री जो है बद्रीनाथ, भविष्य के बद्रीनाथ जिसको हम भविष्य बद्री कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ है, सुभाई गांव में। परीक्षा में पूछा गया है, सुभाई गांव जोशीमठ में। जोशीमठ कहाँ है, जिला चमोली है, बहुत सुंदर जगह है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट है, मान्यताओं के अनुसार एक बड़ा प्राकृतिक और आध्यात्मिक बदलाव होगा जब वर्तमान बद्रीनाथ मार्ग पर जय विजय पहाड़ जो नर नारायण पर्वत हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो दोनों जगह जो बद्रीनाथ जी की आपका शीतकालीन स्थान है और वास्तविक बद्रीनाथ जो है, वो दोनों जगह में आपकी स्थिति पूजा करने की स्थिति नहीं रहेगी। तो ऐसे में फिर आप भविष्य के बद्री जो है बद्रीनाथ में दर्शन करने जाएंगे। और ये आपको पता है ये साल भर यहाँ पर दर्शन होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है, भविष्य बद्री ये साल भर खुला रहता है। ठीक है, साल भर खुला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां प्रश्न, ये है कि हिमालय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से निकाला प्रश्न है। तो क्या है, हिमालय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, दिगंबर दत्त थपलियाल। ठीक है, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ये 13 प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी कम रखना क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा व्याख्या भी हो जाती है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने प्रश्न इनमें से नए लगे या ऐसे लगे जो आपको नहीं आते थे। ठीक है, बाकी कोई सुझाव होगा तो दीजिएगा। जय हिंद,